हेलो साथियों, आज हम कक्षा 6 के भूगोल में लेसन नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा सीटेट है ना, वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, तो ये जो किताब है ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी, ठीक है, और लेसन नंबर 5 जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। कह रहा है कि देखिए, जैसे कि आप, ठीक है, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। अब बात ये आती है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह क्यों है जिस पर जीवन संभव है। क्योंकि देखिए, हमें जीवन जीने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें जीवन जीने के लिए भूमि चाहिए, हवा चाहिए, जल चाहिए। ठीक है, ये सब हमारे पृथ्वी पर मौजूद है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन जीने के लिए आवश्यक तत्व जैसे भूमि, जल, हवा, ये सब पृथ्वी पर मौजूद हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जीवन जीना क्या है, संभव है। ठीक है, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए भूमंडल क्या होता है ना। तो पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो गैसों की वे परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती हैं उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है ना। तो देखिए, वायुमंडल में आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अदर गैसें हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। ठीक है, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प, ये सब क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, तो जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे आपकी बर्फ हुआ, ठीक है, बर्फ, जल, जलवाष्प, ये सब क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। ठीक है, तो जीवमंडल क्या है, एक सीमित क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पर क्या है, आपका स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। ठीक है, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भाई, जहाँ अगर ये तीनों मिलेंगे वहीं पे तो जीवन संभव होगा ना, तो वही बात यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे भूमि, जल, हवा, ये सब पृथ्वी पर मौजूद है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है। ठीक है, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ना। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमंडल। ठीक है, गैसों की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। अच्छा, वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, तो देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अदर गैसें हैं, ये सब आपके वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जलमंडल में क्या होता है ना कि जल की सभी अवस्थाएं मौजूद होती हैं। कौन कौन सी? बर्फ भी होता है, जल और जलवाष्प, ये तीनों अवस्थाएं इसमें मौजूद होती हैं। ठीक है, किसमें? जलमंडल में। ठीक है, आगे बात करते हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। कैसा? सीमित क्षेत्र। ठीक है, जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक है, अब भाई देखिए, जीवन जीने के लिए हमने क्या बताया, जल चाहिए, हवा चाहिए, ठीक है, और स्थल भी चाहिए। तो जब ये तीनों आपस में मिलेंगे वहीं तो जीवन संभव होगा ना। तो वही बात कह रहा है कि जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं और जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे भूमंडल की। ठीक है, कि भूमंडल क्या होता है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का जो ठोस भाग है ना, जहाँ पे हम रहते हैं, उसे भूमंडल कहा जाता है। ठीक है, यह भूपर पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी के परतों का बना होता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि बताइए भूमंडल, बताइए किस चीज़ का बना होता है। तो भूपर पट्टी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का यह बना होता है। ठीक है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। पूछ देगा आपसे क्वेश्चन में कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? आपका एशिया है। ठीक है, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जैसे कि चित्र नीचे दिया है 5.1, उसमें बताया गया है। ठीक है, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। ठीक है, जो समुद्री जल का जो तल होता है ना, वो सभी जगह पर कैसा होता है? समान होता है। ठीक है, और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं भूमंडल को। ठीक है, पृथ्वी के ठोस
पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे हम निवास करते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, ठीक है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जानते हैं, ठीक है, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे, समुद्री जल का तल सभी जगह पे कैसा होता है? समान होता है। और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, ठीक है। जो स्थल की ऊंचाई जो मापते हैं ना, उसे हम किससे मापते हैं? समुद्र तल से ही मापते हैं, और जिसे शून्य माना जाता है, ठीक है। यह है आपका फिगर, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर सब जानते हैं ना, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। देखिए, पहला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बन जाता है कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। कितना? 8848 मीटर, ठीक है। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच है, मतलब मेरियाना गर्त, ठीक है, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर, ठीक है। तो मेरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना किया है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से, ठीक है, इतनी अधिक भी हो सकती है? ध्यान दीजिएगा। जैसे जो विश्व में, ठीक है, विश्व का सबसे अगर ऊंचा शिखर है जिसकी हम बात करें, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, ठीक है। अगर हम समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन वहीं, ठीक है, पृथ्वी का अगर सबसे गहरे भाग की बात करें, जो कि प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशियन है वहाँ पे पाया जाता है, जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। समझिएगा इस चीज़ को, एक कल्पना करिए कि गहराई हमारी कितनी? 11,022 मीटर। और अगर पृथ्वी से, ठीक है, अगर हम ऊंचाई की बात करें, ठीक है, सबसे ऊंचा जो हमारा माउंट एवरेस्ट जो है, इसकी ऊंचाई कितनी? 8848 मीटर है। अगर कल्पना करिए कि अगर हम माउंट एवरेस्ट को, ठीक है, अगर हम मेरियाना ट्रेंच के अंदर डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं पता है उसका कुछ अता पता नहीं चलेगा, मतलब वो बहुत नीचे चला जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अब महाद्वीप की, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स की। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, ठीक है। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 हैं। ये विस्तृत जल राशियों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। एशिया, कौन कौन से महाद्वीप समझिएगा? एक है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। कितने हो गए? 7, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये दे रहा है चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले लेसन में कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, और ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री रेखा है। इसके ऊपर वाले भाग को हम क्या कहेंगे? जो 0 डिग्री के ऊपर जो वाला भाग जो है पृथ्वी का, उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, मतलब उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जो 0 डिग्री के नीचे वाला भाग है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध अर्थात साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है, ठीक है। कितने भाग में? 1/3 में, ठीक है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब तो बात आती है कि पूर्वी गोलार्ध क्या होता है। अभी तो हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को पढ़े थे, है ना। समझिएगा, ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर के आगे मतलब पूर्व में इधर, ठीक है, ये हमारा पूर्वी गोलार्ध है। क्या है? पूर्वी गोलार्ध। और इसके पीछे जो है ये भाग, ये है हमारा पश्चिमी गोलार्ध। क्या है? पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो एशिया के बारे में क्या बताया कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये भी बन जाता है कि बताइए कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है, ठीक है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, ठीक है। एशिया के पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है कि बताइए एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? तो आपका यूराल पर्वत अलग करता है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करें। यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भूभाग है ना, उसे हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब यूरोप प्लस एशिया मिलेगा तो क्या बनेगा? आपका यूरेशिया बन जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, ठीक है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कौन? यूरोप जो है वो एशिया के कहाँ है? पश्चिम में स्थित है, ठीक है। तो यूरोप एशिया से बहुत छोटा है।
जो यूरोप है ना, ठीक है, यूरोप महाद्वीप वो एशिया के पश्चिम में स्थित है, ठीक है, एशिया के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, ठीक है। आर्कटिक वृत्त क्या होता है, इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए, ठीक है। अब हम बात करेंगे अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो अफ्रीका है, ठीक है, उसका बताइए कि मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, या ऐसे कह सकते हैं कि जो अफ्रीका है ना वो एशिया के बाद जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश अभी हमने पीछे बताया था आपको, ठीक है, इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट की बात किया, मतलब लगभग कह रहा है, ठीक है, लगभग जो है इसके मध्य से होकर गुजरती है, किसके, अफ्रीका महाद्वीप के, ठीक है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अभी उत्तरी गोलार्ध क्या होता है बताया हमने आपको, ठीक है। चित्र 5.1 को देखिए, जो ऊपर चित्र दिया गया था, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर आपकी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा यानी तीनों रेखाएं गुजरती है। तो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इसी महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में। कह रहा है चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप की बात करा, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं, मतलब कर्क रेखा 0 डिग्री यानी इसे विषुवत रेखा कहते हैं, और मकर रेखा, ठीक है, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सहारा के रेगिस्तान की। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये भी बन गया अब कि जो सहारा का रेगिस्तान है वो कैसा रेगिस्तान है, तो ये गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। और बात करें हम कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन है, तो सहारा का रेगिस्तान है, ठीक है। तो सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ठीक है, जो कि अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि जो सहारा का रेगिस्तान है वो किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, यह क्या है कि चारों तरफ से समुद्र और महासागर जो है इनसे घिरा हुआ है, ठीक है। कह रहा है चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है, कौन सी है वो, नील नदी, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है, अफ्रीका से, ठीक है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा इसे किन किन भागों से होकर गुजरती हैं, ठीक है। आगे उत्तरी अमेरिका को पढ़ने से पहले एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। विषुवत वृत्त, ठीक है, या 0 डिग्री अक्षांश इसी महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, 0 डिग्री और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। जो सहारा का रेगिस्तान है, जिसे हम विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान के नाम से जानते हैं, ठीक है, यह भी आपका अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों से एवं महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी, जिसे हम नील नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है, नील नदी अफ्रीका से ही होकर गुजरती है, ठीक है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा, ठीक है, वृत्त, वही विषुवत वृत्त, इसके किन किन भागों से होकर गुजरती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्तर अमेरिका के, ठीक है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा उत्तरी अमेरिका के बारे में क्या बात हो रही है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो क्वेश्चन बनता है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो उत्तर अमेरिका है। यह दक्षिण अमेरिका से, ठीक है, यानी यहाँ आपका उत्तर अमेरिका है और नीचे दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिससे जुड़ाव इसका है। तो कह रहा है ना, उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। संकरे मतलब जो छोटा होता है, पतला होता है, ठीक है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो यहाँ जो है ना, यही आपका पनामा स्थल संधि है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ कह रहा है।
ये हमारा है उत्तर अमेरिका और ये है दक्षिण अमेरिका। और ये जो है ना जहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। यही जो स्थल संधि है इसी को हम पनामा स्थल संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब स्थल संधि क्या होता है समझिएगा। स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, ठीक है। अब देखिए दो बड़े भाग को एक साथ जोड़ रहा है ना, यही क्या है, स्थल संधि है, ठीक है। अब ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। आगे चलते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो यह महाद्वीप कहाँ स्थित है, उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में क्यों स्थित है, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। ये छोटा पड़ जा रहा है ना, कोई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या है, रुकिए इसको ऐसे बनाते हैं। ये आपका है पृथ्वी, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं। ये आपका उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ऊपर उत्तरी हो गया, नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो गया। इधर पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध। तो ये क्या कह रहा है, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो उत्तरी का मतलब ये, ठीक है, और पश्चिमी का मतलब ये वाला भाग, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध ये हो गया आपका, ठीक है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से महासागर यहाँ पे हैं, ठीक है। चलिए आगे अब हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका, देखिए दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, अभी हमने बताया था, जो 0 डिग्री के ऊपर का जो भाग होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो 0 डिग्री के नीचे का भाग है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध अर्थात साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा दक्षिण अमेरिका है ना, ठीक है, वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं, विश्व की इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है, पूछ रहा है आपसे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसे हम एंडीज पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका के बारे में क्या कह रहा है, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे कह रहा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण तक फैली है, ठीक है। मतलब उत्तर से दक्षिण का मतलब ऐसे फैली है, ठीक है। आपका उत्तर ये है, दक्षिण ये है। तो एंडीज जो पर्वत श्रृंखला हमारी यहाँ पे ऐसे फैली हुई है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, इसे अमेजन नदी कहते हैं, ठीक है, वो बहती है ना। तो अमेजन नदी कहाँ बहती है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी, देखिए सबसे लंबी नील नदी थी, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, लेकिन पूछे विश्व की सबसे बड़ी नदी तो अमेजन नदी है, ठीक है। और अमेजन नदी कहाँ आपकी है, ये दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। अंटार्कटिका, ये तो अंटार्कटिका आ गया, उससे पहले एक बार और देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अच्छा, ये किस गोलार्ध में है, तो ये साथ ही दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है, ठीक है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। देखिए अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य से स्थित है, ठीक है। यानी दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, ठीक है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। मतलब क्या है, यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ है, इतनी ज़्यादा ठंडी है, ठीक है। चूँकि आप पोल्स पे जानते ही हैं भाई, सूर्य की किरणें 30 ही पहुँचती, जैसे कि पिछले लेसन में हमने बताया था आपको, ठीक है। तो वहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या है ना, जीवन नहीं जी पाते, मतलब यहाँ पे मनुष्य नहीं रह पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, बर्फ़ पाई जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडी है, ठीक है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमारे रिसर्च सेंटर होते हैं ना, वो बनाए जाते हैं। अच्छा, भारत का भी यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं, इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है। तो एक का नाम है मैत्री और एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है।
तो अंटार्कटिका के बारे में क्या बताया कि अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। अब दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, हमने बताया था आपको, पृथ्वी का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। नॉर्थ पोल को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और साउथ पोल को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो वही दक्षिणी ध्रुव की बात करता है, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव जो है ना इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, ठीक है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है ना। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पे स्थित हैं, जिनके नाम है, एक का नाम मैत्री और एक है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। इस तरह से हमारे महाद्वीप खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे जलमंडल की, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं साथियों कि पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं ना। जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। समझिएगा, ये कहना चाहता है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, इसको हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पृथ्वी का जो 71% भाग है ना, इस पर जल है और बचा आपका 29%। चूँकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, मैथ में हमने इस चीज़ को पढ़ा है ना। जब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है तो 100% में अगर 71% आपका अगर जल है तो आपका अब रिमाइंडर कितने बचा, रिमाइंडर आपका जो बचा, या ऐसे कैसे रिमेनिंग आपका 29% बचा। तो अब इसमें क्या आपका स्थल है, मतलब 71% भाग पे क्या है, जल है, और 29% भाग पे स्थल है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं, ठीक है। तो जलमंडल में बताया है कि इसमें महासागर, ठीक है, मतलब जो जलमंडल हमारा है, ठीक है, इसमें जल के सभी रूप, जितने भी रूप होते हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे महासागर, ठीक है, ये भी तो एक जल का रूप है ना, ठीक है। महासागर, नदियाँ, झील, हिम नदियाँ, भूमिगत जल मतलब जो भूमि के अंदर जल है, ठीक है। वायुमंडल की जलवाष्प सभी इसमें सम्मिलित है, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से भी अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ आप जानते हैं कि जो सागरीय जल होता है ना, वो कैसा होता है, लवणीय होता है, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि पृथ्वी पर जो पाया जितना भी, मतलब पृथ्वी पर अगर मान लीजिए हमने क्या बताया अभी, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। हमने ये मान लिया कि पृथ्वी पर 100% जल है, ठीक है तो 71% इसके भाग पर। लेकिन अगर 100% जल की बात करें तो उस 100% में 97% जो है ना, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं 97% से भी अधिक जो आपका भाग है जल का, वो महासागरों में पाया जाता है। और जो आपका रिमेनिंग बच जाता है वो पीने योग्य जल है आपका, ठीक है। एवं इतना अधिक खारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको मैप के माध्यम से दिखा दिया है महाद्वीप को। ये आपका क्या है, उत्तर अमेरिका है, ठीक है, एक छोटी सी जल संधि से जुड़ा हुआ है। ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। ये आपका यूरोप है, ठीक है, ये क्या है, यूरोप है आपका। ये आपका एशिया है, ये क्या है, एशिया है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। यूरोप कहाँ है, एशिया के ठीक पश्चिम में है, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है, अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और ये आपका अंटार्कटिका है, ठीक है। ये हमारे सातों महाद्वीप हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता, ठीक है। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है ना। जल का बहुत कम भाग, ठीक है, ये क्या हो रहा है, हाँ अब सही है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, ठीक है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आ सकता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। नीला ग्रह किसे बोला है, पृथ्वी को, ठीक है। फिर से समझिएगा, मानव के उपयोग में नहीं आ सकता कौन सा, जो 97% भाग आपका जल का है, जो कि महासागरों में है, जो लवणीय जल है,
उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम यूज़ में नहीं ले सकते क्योंकि वो खारा है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मानव के उपयोग में तो नहीं आ सकता वो। लेकिन जो शेष आपका जल का बच जाता है भाग ना, तो शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों, हिमनदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, ठीक है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, ठीक है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे महासागर की, ठीक है। महासागर, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे कि ऊपर ही बताया था आपको। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, ठीक है। महासागरीय जल कैसा होता है, हमेशा गतिशील रहता है, ठीक है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं, ठीक है। कौन कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, देखिए प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है, और हमने आपको बताया था कि प्रशांत महासागर में, ठीक है, विश्व की सबसे गहरी गर्त जिसे हम मेरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं, जिसकी गहराई 11,022 मीटर थी, वो इसी में पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। 5 हो गए, ध्यान दीजिएगा। महासागर के बारे में क्या बताया, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, मतलब हमेशा इसमें गति होती रहती है, ठीक है। जैसे तरंगे हुई आपकी, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, ठीक है। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं, ठीक है। तो गतियां कितनी, 3 मुख्य बताया है, कौन कौन सा, तो देखिए इसमें तरंगे भी आती हैं, ज्वार भाटा भी आता है और महासागरीय धाराएं भी चलती हैं आपकी, ठीक है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5, ठीक है, महासागर प्रमुख हैं। कौन कौन से, एक है आपका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशांत महासागर की ना। देखिए प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था पीछे ही कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। जैसे हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था, एशिया महाद्वीप था, वैसे महासागरों में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। कितना, 1/3 भाग पर, ठीक है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, देखिए बताया था आपको पीछे ही अभी, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, कैसा है, लगभग वृत्ताकार है, ठीक है। अब एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है, ठीक है। अब आगे कह रहा है चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों, ठीक है, और इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए, ठीक है। पीछे जो चित्र दिया उसके बारे में बात कर रहा है। तो प्रशांत महासागर के बारे में हमने क्या बात किया, देखिए प्रशांत महासागर जो है ना, ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मेरियाना ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर में ही पाई जाती है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर क्या है, स्थित हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। तो पूछे आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो प्रशांत महासागर जिसे हम पैसिफिक ओशियन के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो आपका अटलांटिक महासागर है। कौन सा है, अटलांटिक महासागर, ठीक है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाता है कि बताइए कौन सा ऐसा महासागर है जो अंग्रेजी भाषा के यस के आकार का है, ठीक है। तो वो कौन सा है, वो अटलांटिक महासागर है, ठीक है। चलिए, इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिर से देख लेते हैं एक बार। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। पहला कौन था, प्रशांत था, ठीक है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है, ठीक है। तो आकार कैसा है इसका, है अंग्रेजी के यस अक्षर के जैसा है, ठीक है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका हैं तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका हैं, ठीक है। पूरी लाइन ये है। तो सबसे पहली बात कि अटलांटिक महासागर जो है ये तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो आकार है वो अंग्रेजी के यस के अक्षर के आकार जैसा है, और इसके जो पश्चिमी किनारे पर ना उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। मतलब आपका यहाँ की बात करें, ठीक है, पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर
यूरोप और अफ्रीका हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्रकृति पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। मतलब आप देखिएगा, जैसे जो जहाज़ों के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट आपके इसी में होते हैं। ठीक है, तो वही बात कह रहा है कि व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी अपने प्यारे भारत देश के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो आकृति भी पूछ लेगा कि बताइए जो हिंद महासागर जिसको हम इंडियन ओशियन के नाम से जानते हैं, इसका आकार कैसा है, तो ये त्रिभुजाकार आकार है। ठीक है, इसके उत्तर में एशिया, ठीक है, तथा पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, तो हिंद महासागर के उत्तर में क्या आपका है, ठीक है, उत्तर में आपका एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में क्या है, ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर को 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है ना। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाला एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि कहते हैं। ठीक है, यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों पर यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वायुमंडल की। ठीक है, हमारी पृथ्वी, ठीक है, चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है। ठीक है, किससे, गैसों से एक घिरी हुई है परत से। ठीक है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों जो कि अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे क्या करती है, बचाती है। ठीक है, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ठीक है, कितने किलोमीटर तक, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, ठीक है, पृथ्वी की सतह से, जैसे आपका ये नीचे पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है, यहाँ से शुरू करते हुए, जैसे नीचे आपका सबसे नीचे क्षोभ मंडल हो गया, ठीक है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर बहिमंडल है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे करेगा। देखिए, इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर आयन मंडल तथा सबसे ऊपर बहिर्मंडल है। ठीक है, इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं वायुमंडल को। वायुमंडल जो है ना, हमारी पृथ्वी को ऐसे कह सकते हैं, हमारी पृथ्वी, ठीक है, चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है। ठीक है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वायुमंडल जो है हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से घिरे हुए है। ठीक है, वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ जो हानिकारक किरणें हैं, ठीक है, उससे भी बचाती हैं। अच्छा, ये कहाँ तक फैली हुई है, तो जो वायुमंडल है ना, ये 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ठीक है, वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। कितने परतों में, 5 परतों में। ठीक है, परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, अर्थात सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और सबसे जो बाहरी भाग हमारा उसे बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना है। ठीक है, तो वायुमंडल किसका बना है, तो वायुमंडल जो है मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा को, ठीक है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 90% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। क्योंकि देखिए इनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। किसका बना होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। ठीक है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। कितना, 99% भाग है। ठीक है,
अगर बात करें आयतन के अनुसार, देखिए आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, कितना 78% है, ऑक्सीजन आपका 21% है, और अदर जो गैसें हैं जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, आर्गन इत्यादि, ये सब जो गैसें हैं ये सब 1% में है, कितना 1%, ठीक है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को, ठीक है, अवशोषित करती है। क्या करती है? अवशोषित करती है, ठीक है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, ठीक है। तो ऊंचाई के साथ क्या होता है कि जो, ठीक है, ऊंचाई के साथ में वायुमंडल का जो घनत्व होता है उसमें भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। कहाँ पे? सबसे अधिक, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जो घनत्व होता है ना वो समुद्री तल पर क्या है? सबसे अधिक है, ठीक है। जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को, जो पर्वतारोही होते हैं, ठीक है, वो हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे कम हो जाती है हवा, ठीक है। फिर कह रहा है जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान भी आपका घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, ठीक है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम, ठीक है। तो वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ठीक है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आने की जो हमारी वायु है ना, कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जहाँ की वायु गर्म हो जाएगी, जब गर्म चीज़ क्या हल्की होगी ऊपर उठ जाती है, तो जैसे ऊपर उठेगी तो जो पीछे वाले जो वायु है जो कि भारी है वो क्या करेगी? इसका स्थान ग्रहण करने के लिए आएगी। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि वायु जो है ना वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ठीक है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो पवन किसे कहते हैं? गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीवमंडल की, ठीक है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है, ठीक है। तो जीवमंडल क्या है? स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, ठीक है। तो जीवमंडल में ही तो जीवन मौजूद है ना। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे बात करता है, जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, ठीक है, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। तो कितने भागों में विभक्त किया गया है? दो भागों में, यानी एक जंतु जगत है आपका और एक आपका पादप जगत है, ठीक है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि एग्जाम्पल के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्रकृति आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता जाता है। हाल ही में, ठीक है, सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया, ठीक है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों को प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। भाई चूँकि जानते हैं कि जो हमारे घर का वेस्टेज होता है लोग क्या करते हैं उसको नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नदी के जल को दूषित कर रहा है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों को प्रवाहित होने से उनका जल मानव इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है, ठीक है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुँचाता है। भाई कहीं ना कहीं वो जल दूषित हो गया, अब उस जल को कोई दूसरा जीव पिएगा तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान होगा इससे, है ना। देखिए, उद्योगों, ताप विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को दूषित करता है, ठीक है। उद्योग में आप देखते होंगे बहुत से हानिकारक गैसें निकलती हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का जो उत्सर्जित पदार्थ है ना वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती रहती है, ठीक है। मतलब समझिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, जो पृथ्वी का तो होगा क्या, जो पृथ्वी का टेम्परेचर ये क्या होगा, इसमें वृद्धि होती चली जाएगी, ठीक है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है, ठीक है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है, ठीक है। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं जीवमंडल को।
देखिए जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है, ठीक है। और जीवमंडल पर ही क्या करते हैं, जीवन का, ठीक है, ऐसे कैसे जीवमंडल पर ही हम लोग निवास करते हैं, ठीक है। या ऐसे कैसे, तो जीवमंडल जो है हम लोगों के जीवन जीने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मतलब छोटे से लेकर बड़े जानवर तक, ऐसे कहते हैं छोटे से लेकर जो बड़े हमारे स्तनधारी होते हैं वहाँ तक इन प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। देखिए, मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, ठीक है, एक तो जंतु जगत और एक पादप जगत, इसमें विभक्त किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को, ठीक है, किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, इफेक्टिव करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कह रहा है कि उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, पृथ्वी, ठीक है, भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूबा, ठीक है। आगे कह रहा है झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जैसे हम बात करें जो हमारे उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, ठीक है, या फिर तापीय विद्युत संयंत्र हैं, या गाड़ियों का जो उत्सर्जित पदार्थ है, इससे वायु को क्या होता है, मतलब वायु जो हमारी वो प्रदूषित हो जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जो CO2 हमारा है अगर वो बढ़ेगा तो उसके बढ़ने से क्या होगा, जो पृथ्वी का जो तापमान है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा, ठीक है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है, ठीक है।